हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो भारत के सिटीजन नहीं है, किसी काम से वो भारत आते हैं, उनके अराइवल और डिपार्चर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो कहलाता है वीजा। फॉरेन ट्रेवल, चाहे आप भारत से बाहर जाएं या दूसरे देशों से भारत आए, दो डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है पासपोर्ट और दूसरा होता है वीजा। इस वीजा को प्राप्त करने की विधि को आसान बनाने के लिए एक स्कीम है जिसको कहा जाता है IVFRT। इस IVFRT के बारे में हम इस टॉपिक में विस्तार से चर्चा करेंगे। सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2022 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए, बेहतरीन स्मार्ट कोर्स studyIQ.com या studyIQ की ऐप पे शुरू किया गया है। इस कोर्स की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना पाएंगे, तो इस कोर्स में डेफिनेटली एनरोल करें। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं studyIQ पर, यह कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो studyIQ के कोर्सेज पे मिल पाएंगे। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग, जिसे IVFRT कहा जाता है। इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। यह स्कीम जो है ये 31 मार्च 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। दरअसल ये स्कीम जो है ये फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स एक्सटेंड की जाती है, और करंटली जो स्कीम रन कर रही है ये स्कीम एंड हो रही थी 31 मार्च 2022 को। तो 31 मार्च को करंटली जो ये स्कीम है ये रन कर रही है, एंड हो रही थी। इस वजह से 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स टिल 31 मार्च 2026 इस स्कीम को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। इस पूरे के पूरे 5 साल के समय में करीब 1364 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, इन शॉर्ट अगर हम समझें तो इसका उद्देश्य है फैसिलिटेट करना उन सभी यात्रियों को, उन सभी पैसेंजर्स को जो विदेशों से भारत आते हैं और जिन्हें भारत में दाखिल होने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। उद्देश्य यह है टू ऑप्टिमाइज एंड इंटरलिंक द फंक्शंस रिलेटेड टू वीजा इशुएंस। वीजा को जारी करने के लिए जितना भी काम है, जितनी भी फॉर्मेलिटीज है, उन सबको इंटरलिंक करना, ताकि बिना किसी डिले के या बिना किसी इनकन्वीनियंस के जो भारत में लोग पहुंच रहे हैं उनका इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सके और उनकी मूवमेंट जो है देश के अंदर ट्रैक की जा सके। ये उद्देश्य है इस स्कीम का। आप सभी जानते हैं जब भी एक देश से दूसरे देश में जाना होता है तो यहां पर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में दो मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक होती है हमारी होम कंट्री और दूसरा वो देश होता है जहां पर हम जा रहे होते हैं। दोनों ही देशों से हमको कुछ जरूरी दस्तावेज लेने होते हैं। होम कंट्री से जब भी हमें विदेश जाना है तो हमारे सबसे पहले चाहिए पासपोर्ट। ये वो डॉक्यूमेंट है जो ये सुनिश्चित करता है कि हमारी सरकार को, अथॉरिटीज को ये जानकारी है कि हम अपने देश से बाहर जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमने किसी प्रकार का कोई अपराध कर दिया है, कोई लाइबिलिटीज हमारी पेंडिंग है और उनसे बचने के लिए हम विदेश जा रहे हैं। तो अपनी होम कंट्री की अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है, और साइमल्टेनियसली क्योंकि आप दूसरे देश में जा रहे हैं तो उस देश की अथॉरिटीज को भी ये मालूम होना चाहिए कि कोई विजिटर दूसरे देश से हमारे यहां आया है, तो उस देश से हमको लेना होता है वीजा। वीजा स्टैंड्स फॉर विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, यानी कि जो विजिटर है वो अंतरराष्ट्रीय स्टे अगर कहीं पे करेगा तो उसके लिए एडमिशन या जो परमिशन है वो वीजा कहलाती है। तो वीजा एक एक्रोनिम बनाया गया है विच स्टैंड्स फॉर विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। भारत के अंदर जब भी कोई विदेशी आते हैं तो उनको इस तरीके का वीजा जो है वो इशू किया जाता है, और इस पूरे के पूरे वीजा को इशू करने की प्रक्रिया को आसान बनाना, सरल बनाना, ताकि बहुत कन्वीनियंट तरीके से ये लोग भारत आ सकें, इस उद्देश्य के साथ में ये स्कीम जो है वो काम करती है। इस योजना का उद्देश्य ये है एक सिक्योर और इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क बन सके, जिससे जितने भी लेजिटिमेट ट्रेवलर्स हैं, जो वैध यात्री हैं, किसी गलत इंटेंशन से, किसी गैर कानूनी तरीके से तो नहीं आए हैं, इन सबके ट्रैवल को और स्टे को फैसिलिटेट करना, क्योंकि अनडाउटेडली विदेशों से आने वाले टूरिस्ट जो है वो अपने साथ काफी सारा रेवेन्यू जो है वो ला सकते हैं, क्योंकि जितने समय वो भारत में रुकेंगे वो किसी ना किसी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देंगे। तो इस वजह से जो लेजिटिमेट तरीके से आ रहे हैं उनको किसी प्रकार का इनकन्वीनियंस ना हो, उनका स्टे जो है वो अच्छे से हो सके और जो देश की सुरक्षा है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, उस उद्देश्य के साथ इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया गया है।
ये प्रोजेक्ट जो है इसको फर्दर अभी एक्सटेंड किया गया है। यहां पर उद्देश्य ये होगा कि इमिग्रेशन और वीजा सर्विसेज जितनी भी हैं उनको मॉडर्नाइज किया जा सके, ताकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ ये पूरा का पूरा काम हो सके। जितने भी अंतरराष्ट्रीय ट्रेवलर्स हैं उनके स्टे को आसान बनाना, अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, और पूरा का पूरा जो उनका यहाँ आने का समय है, कितने दिन वो रुकेंगे, वो कहाँ जाएंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, उनको वीजा किस तरीके का मिला है, कहाँ वो जा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें स्कीम के माध्यम से जो है उन तक पहुंचाई जाएंगी। इस इमिग्रेशन वीजा एंड फॉरेन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, इस पूरी की पूरी स्कीम के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक तो वीजा मैंने आपको बताया कि ये वो डॉक्यूमेंट है जो किसी भी देश में एंटर करने के लिए आपको चाहिए होगा। ई वीजा, अब वीजा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी ऑनलाइन मीडियम से भी मिल सकता है, इसे ई वीजा कहा जाता है। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है, थंबप्रिंट आदि लिए जाते हैं आने वाले टूरिस्ट के। फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ई लैंडिंग कार्ड। ई लैंडिंग कार्ड जो है वो एक प्रकार की एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपके पासपोर्ट में है उससे एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन जो किसी दूसरे देश में इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो सब चीजें ई लैंडिंग कार्ड में आती हैं। इमिग्रेशन कंट्रोल सिस्टम, हॉस्टल ओब्लिक यूनिवर्सिटीज, ये सारी की सारी चीजें जो है ये IVFRT के कंपोनेंट्स हैं। ये IVFRT जो है वो प्रेजेंटली 180 इंडियन मिशंस को जो है वो हैंडल कर रहा है, 106 इमिग्रेशन चेक पोस्ट है, और इसके अलावा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी अथॉरिटीज हैं जो इमिग्रेशन और विदेश से आने वाले लोगों के साथ में डील करती हैं, उन सभी को इसके तहत हैंडल किया जाता है। तो ये स्कीम जो है वो 2012 में शुरू की गई थी। इस IVFRT की अभी तक की उपलब्धियां क्या हैं? After the commencement of IVFRT, number of visa and overseas citizens of Indian cards issued increased from 44.43 lakh in 2014 to 64.59 lakh in 2019. ओवरसीज सिटीजन्स की हम आगे बात करेंगे। जो ओवरसीज सिटीजन्स हैं उनको एक कार्ड इशू किया जाता है। तो इस स्कीम के आने के बाद जो नंबर पहले 44 या 45 लाख के करीब था, 2019 में यानी कि 4 सालों में वो नंबर जो है वो 65 लाख के करीब पहुंच गया। इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से हर साल 7.7% विदेशी जो है वो भारत आए या ओवरसीज सिटीजन्स जो है उनको ओवरसीज सिटीजन कार्ड जो है वो इशू किए गए हैं। जब IVFRT नहीं था तो वीजा का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 15 से 30 दिन का था, यानी कि अगर आपको किसी देश में जाना है, वहां का वीजा अप्लाई करना है, या स्पेशली अगर भारत में आना है तो आपको भारत का वीजा ऑब्टेन करने के लिए 15 से 30 दिन का समय लग जाता था, जो कि एवरेज प्रोसेसिंग टाइम था। और IVFRT के आने के बाद ये टाइम जो है इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू मियर 72 आवर्स, मात्र 72 घंटे में आप अपना वीजा जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। और 95% ऑफ ईज वीजाज आर बीइंग इशूड विद इन 24 आवर्स। अगर आप ई वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो 95% ई वीजा जो है वो 24 घंटे के समय में आपको जो है वो मिल जाते हैं। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं या ये कुछ चेंजेस हैं जो IVFRT के आने के बाद हुई हैं। तो एक तरीके से ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जो भारत आ रहे हैं। तो इस वजह से स्कीम को फर्दर जो है वो एक्सटेंड किया गया है। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, फॉरेन ट्रैफिक to and from India has increased at annual growth rate of 7.2%। तो पिछले 10 सालों में जो फॉरेन ट्रैवलर, चाहे भारत से लोग विदेश जा रहे हैं, विदेश से लोग भारत आ रहे हैं, इसमें एनुअल ग्रोथ के हिसाब से 7.2% का इंक्रीज हुआ है। 3.71 करोड़ रुपए 7.1 करोड़ लोगों से बढ़कर के ये 7.5 करोड़ हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट डबल जो है वो पिछले कुछ समय में ये हो गया है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? इस पूरे के पूरे बड़े नंबर को, इतने ज्यादा ट्रैवलर्स की ट्रैवल को फैसिलिटेट करने में IVFRT का एक अहम योगदान है। इस वजह से IVFRT को फर्दर, क्योंकि करंट जो IVFRT की स्कीम रन कर रही थी वो 31 मार्च को खत्म हो रही थी, इस वजह से इसको अब 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यहां पर बीच में हमने बात करी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया की। तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अब जानते हैं विदेश से जो आने वाले लोग हैं वो या तो भारत के नागरिक हो सकते हैं, NRIs हैं, ओवरसीज सिटीजन्स हो सकते हैं, या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकते हैं, या फिर फॉरेन नेशनल्स हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया की। टेक्निकली अगर समझे तो ये एक ऐसा नागरिक है जो मूल रूप से जिसका ओरिजिन तो भारत है मगर वो रहते किसी और देश में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो डिफाइन करता है OCIO को, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को, ऐसा व्यक्ति जो या तो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब जो लोग भारत के नागरिक थे
वो ओसीआई की कैटेगरी में आते हैं और उसके बाद अगर वो फॉरेन चले गए या फिर उनके पास एलिजिबिलिटी थी 26 जनवरी 1950 को जो एलिजिबिलिटी रखी गई थी कि हर व्यक्ति जो ये पैरामीटर्स को पूरा करेगा वो भारत का सिटीजन बन सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर वो भारत का सिटीजन नहीं भी बना था लेकिन ही वॉज एलिजिबल टू बिकम इंडियन सिटीजन ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, तो वो जो है वो ओसीआई कंसीडर होगा। या फिर उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, सिर्फ 2 जनरेशन, या पेरेंट्स या तो वो इंडियन पेरेंट्स का या इंडियन ग्रैंड पेरेंट्स का आगे वंशज है, तो वो जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। तो 3 है, या तो वो 26 जनवरी 1950 को इंडिया का सिटीजन है, या फिर अगर वो सिटीजन नहीं भी है लेकिन वो सारी की सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता है, क्राइटेरिया को फुलफिल करता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए चाहिए थी, तो वो ओसीआई कंसीडर होगा। या फिर उसकी 2 जनरेशन, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, अगर यहां पर रहते हैं 26 जनवरी 1950 को वो भारत के सिटीजन है, तो वो व्यक्ति ओसीआई कहलाता है। According to section 7A of OCI card rules, and applicant is not eligible for OCI card if his parents or grandparents have ever been a citizen of Pakistan और बांग्लादेश। 26 जनवरी 1950 का हमने डेट रख दिया, लेकिन उससे पहले, क्योंकि जब भारत जो है वो यूनिफाइड था, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत का हिस्सा थे, उस समय पे जितने भी लोग थे वो सब जो है वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे। लेकिन 2005 में सरकार ने इसमें एक चेंज जो है वो लाया। सरकार ने कहा कि ओसीआई कार्ड जो है, अगर आप ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं आपको इशू होगा, लेकिन एक कंडीशन है। ये जो कंडीशन है जहां पर आपकी फैमिली या आप चाइल्ड है या ग्रैंड चाइल्ड है उन लोगों के जो भारत के सिटीजन थे, विद द कंडीशन अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भारत में पाकिस्तान या बांग्लादेश के सिटीजन थे जब भारत जो है वो यूनिफाइड था, तो आपको ओसीआई कार्ड जो है वो नहीं मिलेगा। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश से के लोगों के डिसेंडेंट्स जो हैं उनको ओसीआई कार्ड जो है वो अब नहीं मिलेगा। ये बदलाव सरकार ने 2005 में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015, नागरिकता अधिनियम 1955 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया था। इसको 2015 में अमेंड किया गया। 2015 में जो अमेंडमेंट हुई उसने ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को मर्ज कर दिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में, उसके बाद 2019 में आप सभी उसके बारे में जानते होंगे क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है वो रहा था। इससे पहले 2015 में जो इसमें अमेंडमेंट की गई थी उसमें ओसीआई और पीआईओ को आपस में मर्ज कर दिया गया था। एक कैटेगरी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की थी जिनकी हमने बात करी, दूसरे आते हैं पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है? अ पर्सन हु और हुज एनी ऑफ द एंसेस्टर्स वाज इंडियन नेशनल एंड हु इज प्रेजेंटली होल्डिंग अनदर कंट्रीज सिटीजन और नेशनैलिटी। कोई भी व्यक्ति जिनकी फैमिली कभी जिनके एंसेस्टर्स कभी भारत के नागरिक हुआ करते थे लेकिन आज वो खुद जो है वो विदेश में रहते हैं, किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप उनके पास है, वो कहलाते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ। उसके बाद एक कैटेगरी और है, वो कहलाती है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया जिन्हें प्रवासी भारतीय भी कहते हैं, इंडियन सिटीजन जो ऑर्डिनरीली या टेम्परेरी बेसिस पे भारत के बाहर रह रहे हैं और वो इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हैं। इंडियन पासपोर्ट होल्ड करना यानी कि उनके पास नागरिकता जो है, सिटीजनशिप जो है वो भारत की है और वो टेम्परेरीली, ऑर्डिनरीली भारत से बाहर गए हैं, वो एनआरआई कहलाते हैं। तो यहां पर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सबसे पहले तो आगे सिटीजन, भारत के नागरिक। उसके बाद आए एनआरआईज, जो है तो भारत के नागरिक लेकिन टेम्परेरीली विदेश में काम करने के लिए गए हैं। फिर आते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। 2015 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है वो कहलाएंगे फॉरेन नेशनल्स, विदेशी नागरिक, जो इसमें से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। तो यहां पर चाहे विदेशी नागरिक हो, चाहे पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या ओवरसीज सिटीजन हो, इन सभी के ट्रेवल को और इन सबके भारत में एंट्री को फैसिलिटेट करने के लिए ये जो स्कीम है इसको फर्दर अब एक्सटेंड किया गया है। इसके विषय पे हम लोग बात कर रहे थे। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।